Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for all of you. आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. This topic is very important for your examination point of view. Okay, so हाँ, पहले मैं बता दूं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेगा। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आप जितना भी एक्ट पढ़ोगे तो उसमें देखना कि जो डेफिनेशन का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 2 होता है। ओके, ये आप ध्यान में हमेशा रख लो, जो भी डेफिनेशन का जो सेक्शन होता है वो हमेशा सेक्शन 2 में होता है, डेफिनेशन का सेक्शन। ओके, इसके बाद आपको और क्या ध्यान में रखना है कि जो भी डेफिनेशन होता है ना, जो भी डेफिनेशन होता है, जो डेफिनेशन के आगे जो रहता है ब्रैकेट में, तो इसको बोला जाता है क्लॉज। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जनरली आप लॉ पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे देखिए, ये डेफिनेशन का सेक्शन है, सेक्शन 2, इसको बोलोगे क्लॉज। ठीक है, अगर नॉर्मली ऐसा रहता है तो उसको बोला जाता है सबसेक्शन। पर अगर डेफिनेशन में आप पढ़ाई कर रहे हो, डेफिनेशन का पढ़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेशन में इसी चीज को बोला जाता है क्लॉज। तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग में बता दिया आपको कि अगर आप किसी भी लॉ को पढ़ रहे हो तो आपको पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो आपको होना चाहिए। ठीक है, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आज हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो पहले देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज ए। पहले मैं आपको डेफिनेशन रख दिया यहाँ पे, देख लीजिए, आप पूरा डेफिनेशन देख लीजिए। ये सब डेफिनेशन है और आपका एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें तो ये भी पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में ये भी देखा गया है कि सेक्शन पूछ देता है कि प्रपोजल है, ऑफर है। ऑफर को ही प्रपोजल बोला जाता है कि ऑफर का सेक्शन बताओ, तो आपको सेक्शन नंबर भी याद होना चाहिए। इसलिए मैं सेक्शन वाइज भी लिखा हूं और आपका यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दिया हूं। कहीं कहीं एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिला है पीएसयू में, कि उसमें आपको दिया रहेगा कि चलो प्रपोजल या फिर ऑफर है। ठीक है, आपको वहां पे हो सकता है ऊपर में जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में ही आपको डेफिनेशन दे देगा उन लोग, और आपको ऑप्शन में जो देगा उसमें आपको प्रपोजल प्रपोजल या फिर ऑफर देगा, एक्सेप्टेंस देगा या फिर कंसिडरेशन, मतलब कुछ भी अगर आपको दे देगा ऑप्शंस में, तो आपको डेफिनेशन भी याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन याद रहना चाहिए, इसके साथ साथ आपको सेक्शन नंबर भी याद रहना चाहिए। ओके, तो पहला देखिए, हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज है, सेक्शन 2 क्लॉज है, इसी को बोला जाता है प्रपोजल। प्रपोजल को ही बोला जाता है ऑफर। ओके, ऑफर जैसे देखिए, ऑफर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। ऑफर क्या होता है कि जब आप किसी भी दूसरे पर्सन को आपको एक ऑफर दिए कि सपोज डेट, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ए है, ठीक है, ए दिया ऑफर बी को। ठीक है, कि वो गुड्स सेल करेगा इसको, बी को। ठीक है, 4 रुपीज कितना में बेच रहा है, 10,000 में बेच रहा है। ठीक है, तो ए ऑफर दिया बी को, और अगर बी को भी ए ऑफर सही लगा तो फिर बी बोला कि चलो सही है। ठीक है, तो ए बोला ए बोला था बी को कि वो गुड्स बेचेगा 10,000 में, और बी को भी सही लगा, तो बी अगर 10,000 रिपे करता है इसको और एक गुड्स इसको देता है, तो ये ऑफर माना जाएगा। ऑफर क्या होता है ना, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऐसा आप खुद से ऑफर नहीं करोगे ना, तो इसलिए ऑफर को क्या होता है ना कि ऑफर को कम्युनिकेट होना जरूरी है। तो डेट मीन्स कि 2 पर्सन का होना यहाँ पे जरूरी होता है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, जैसे कि आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूं ऑफर के बारे में, ऐसे हम आगे क्लासेस में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑफर, प्रपोजल, इसका बहुत सारे चीज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बता देता हूं कि जैसे ऑफर जो होता है ना, इसमें बहुत सारा होता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए जनरल ऑफर होता है। जनरल ऑफर मतलब कि आप कोई भी एक ऑफर दिए। ठीक है, जैसे कि मेरा क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, मैं जैसे कि क्लासेस मैं आप लोग को सेल करता हूं, आप लोग को अगर परचेस करना है तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए, himanshuranjanclasses.in, वहां से क्लासेस परचेस आप कर सकते हो। ठीक है, फुल कोर्स आर अवेलेबल एट 999 एंड
MCQs are available at only ₹500. Okay, this is the general offer. दिस इज द जनरल ऑफर। सभी लोग आते हैं, परचेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये जनरल ऑफर है। देखिए, तो एक जनरल ऑफर हो गया। और अगर स्पेसिफिक ऑफर किया है कि मैं किसी एक पर्सन को बोला कि आप आपके लिए ये ऑफर है, ठीक है, एक्सक्लूसिव आपके लिए ऑफर है, कुछ डिस्काउंट ऑफर है। तो किसी के लिए अगर स्पेसिफिकली अगर डिस्काउंट ऑफर हम दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया कि वो एक स्पेसिफिक ऑफर होता है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत तरह का ऑफर होता है, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर। सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन माय लेटर क्लास। आगे की क्लासेस में हम सब कुछ अच्छे से तरीका से उसको डिस्कस करेंगे। पर आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ओनली द डेफिनेशंस एंड सेक्शन नंबर की जिस तरह से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो हम लोग आगे क्लास में एवरीथिंग आई विल डिस्कस। ओके, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर याद रखना है। सेक्शन 2 क्लॉज से इसका डेफिनेशन का सेक्शन है, ऑफर या प्रपोजल का सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज है। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, when one person signify to another his willingness to do or abstain from doing। ये इसका willingness था। ओके, इसका willingness भी है, इसका मन भी है ऑफर देने का, और फिर abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of others to such act or abstain is said to be proposal। ठीक है, मतलब कि ए का willingness है, इसको ऑफर दिया, ठीक है। ए ऑफर दिया इसको, अगर बी को विलिंगनेस होगा, बी को लगेगा कि हाँ इसको ये जो गुड्स था इसको परचेस करना चाहिए, तो इसको जो जितना गुड्स का वैल्यू था, सपोज 10,000 वैल्यू था, तो 10,000 रुपया पेमेंट करेगा, इसको गुड्स देगा। तो ये ऑफर हो गया, ठीक है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ओके, देखिए सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज बी को ही बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस। ओके, इसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस, इसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस या प्रोमिस, इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, when the person to whom the proposal is made signify when the person to whom the proposal is made signify his assent thereto, proposal is said to be accepted। जब ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसी को बोला जाता है एक्सेप्टेंस या फिर प्रोमिस, इसको बोलते हैं, ठीक है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रोमिस। जब एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसको प्रोमिस बोला जाता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, सेक्शन 2 क्लॉज ए दिया रहेगा, आपको पूछ देगा कि ये किसका डेफिनेशन है। ऐसा भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपका डेफिनेशन दिया रहेगा, नीचे आपका सेक्शन नंबर लिखा रहेगा। तो आपको आपको ध्यान में क्या रखना, आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना, इसके साथ साथ आपको इसका डेफिनेशन है वो भी आपको याद रखना है। क्योंकि आई हैव सीन द, मतलब मैं बहुत मतलब पेपर देखा हूँ प्रीवियस ईयर का पीएसयू का, तो आई हैव द एक्सपीरियंस की पेपर कैसा आता है, ठीक है। एंड मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ पीएसयू में, तो मुझे पता है कि पेपर कैसा आता है, और मतलब आप कैसे आप सिलेक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। तो कैसे प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए तो मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। बाकी पढ़ाई आपको करना है कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, सेक्शन 2 क्लॉज सी। सेक्शन 2 क्लॉज सी क्या बोलता है, प्रोमाइजर या फिर प्रोमाइसी का यहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमाइजर। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लिए थे ए और बी का, ठीक है। ए ने ऑफर दिया बी को, ठीक है, ए ने ऑफर दिया बी को, तो ए हो गया प्रोमाइजर, ए हो गया प्रोमाइजर, बी हो गया प्रोमाइसी। द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमाइसी। ओके, तो ये हो गया सेक्शन 2। अब आगे देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज डी। सेक्शन 2 क्लॉज डी बोलता है कंसिडरेशन, इसका इसका है कंसिडरेशन। सेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज डी क्या डिफाइन करता है, कंसिडरेशन। ओके, consideration क्या बोलता है, when at the desire of the promiser, when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence is called a consideration। मतलब कि जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला उस टाइम कि ए ने बी को गुड्स बेचा और बी ने इसको 10,000 रुपीज दिया। उस गुड्स जो गुड्स बेचा इसको, उसका वैल्यू 10,000 था, तो इसको 10,000 दिया, ठीक है। तो ये 10,000 कंसिडरेशन था, ठीक है। तो मतलब जो बोल सकते हो कि जो इसका वैल्यू था वो इसको दिया, ठीक है। तो 10,000 इसका वैल्यू था उस गुड्स का, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन हुआ, ठीक है। तो इसका कोई डेफिनेशन याद रखना है, सेक्शन 2 क्लॉज डी, ठीक है।
एक काम आप कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको मेरा फुल कोर्स परचेस करना है तो मात्र 999 रुपया में अवेलेबल है, ठीक है। आप हिमांशु क्लासेस डॉट इन वेबसाइट पे विजिट करिए, ठीक है। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। ए फुल कोर्स आर अवेलेबल एट ओनली रुपीज 999 एंड इफ यू वांटेड टू परचेस द ओनली एमसीक्यू, ओके, तो वो एमसीक्यू आप मात्र 500 में परचेस कर सकते हो। तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए, लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कोर्स परचेस करिए। प्रिपरेशन आपका काफी अच्छा होगा, ओके। रेगुलर क्लासेस में मैं सब कुछ उसमें पूरा आपका जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस हम कवरेज करवाएं, इसके साथ साथ नोट्स भी आप देख ही रहो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट, कितना कलरफुल और अच्छा सा नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो नोट्स भी अच्छा है, एमसीक्यू से भी अच्छा है, और मैं फुल्ली लेक्चर मतलब सारा लेक्चर लिया हूँ जो भी आपका सिलेबस में है, ठीक है। तो फुल कोर्स अगर आपको परचेस करना है तो 999 में अवेलेबल है, एंड इफ यू वांटेड टू परचेस द ओनली द एमसीक्यूज दैट इज अवेलेबल एट ओनली रुपीज 500, ओके। सो go and check the description, from there you can see one link is there, वो लिंक को क्लिक करके आप मेरा वेबसाइट पे जाइए, हिमांशु क्लासेस डॉट इन मेरा वेबसाइट का नाम है, और वहां से आप कोर्स परचेस करिए, आप अपना प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, बढ़ते हैं सेक्शन, आगे देखिए सेक्शन 2 क्लॉज सी क्या बोलता है। सेक्शन 2 क्लॉज सी बोलता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का देखिए यहाँ पे क्या है डेफिनेशन, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। कोई भी प्रोमिस, एवरी प्रोमिस या फिर एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट, ओके। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है ना, एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप सुने होंगे, एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, देखिए। अग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब वो इन्फोर्सेबिलिटी होता है, ओके, जब वो इन्फोर्सेबिलिटी होता है, जब उसमें लीगल ऑब्जेक्ट होता है, लीगल होता है, तभी जाकर के वो जो अग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, तभी जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो क्या होता है कि जितना भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अग्रीमेंट तो होता है, ठीक है। जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट है, पर सारा जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 क्लॉज सी क्या बोल रहा था, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, जितना भी आप प्रोमिस किए, ठीक है, एवरी प्रोमिस आप किए, ठीक है, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन, जितना भी प्रोमिस किए, ठीक है, उसके बदले कंसीडरेशन दिए, ठीक है, फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट, ठीक है। जो भी आप प्रोमिस किए, एवरी सेट ऑफ प्रोमिस एंड फॉर्मिंग तक उसके बदले कंसीडरेशन आप देने वाले थे, ठीक है। तो वो आगे अगर उसको इन्फोर्सेबिलिटी होगा, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होगा, लीगल ऑब्जेक्ट अगर रहेगा, ठीक है, डिफिनिट रहेगा, सर्टेन रहेगा, तभी जाकर के वो जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, ठीक है। तो आगे के क्लासेस में आपको सारा कुछ क्लियर होगा, ठीक है। आज तो मैं जस्ट एक डेफिनेशन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसका ओवरव्यू बताते चल रहा हूं ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल सके, ठीक है। आगे के क्लासेस में आपको सारा कुछ अच्छा से समझ आएगा, आज भी समझ में आ रहा होगा, पर आगे के क्लासेस में आपको क्या होगा कि जो एक कंसेप्ट है उसको, उसके साथ साथ मैं उसको अच्छा सा मतलब एग्जांपल दे दे के मैं अच्छे से उसको समझाऊंगा, ठीक है। आज तो बस एक ओवरव्यू बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बस मीनिंग बता रहा हूं, इस तरह समझो। आगे देखिए सेक्शन 2 क्लॉज जी। सेक्शन 2 क्लॉज जी क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट, इसका डेफिनेशन क्या है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, ठीक है। एक एग्रीमेंट है नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, ठीक है। नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ का, ठीक है, मतलब वो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट बोला जाता है। देखिए, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट और एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, वॉइड एग्रीमेंट क्या है ना कि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। वॉइड एग्रीमेंट मतलब क्या हुआ कि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले ही वो इन्फोर्सेबल नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना था पर कुछ ऐसा हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहा, तो उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का बनता है जब उसको ऊपर इंफोर्सिबिलिटी भी आएगा, तभी वो जाकर के कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेफिनेशन देख लीजिए आप, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एक एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल ही नहीं है उसके ऊपर लॉ, ठीक है, तो इससे टू बी द वॉइड, ओके। आगे देखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज एच। सेक्शन 2 क्लॉज एच ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अब सेक्शन नंबर याद कर लीजिए, सारा का सेक्शन नंबर याद कर लीजिए, पीएसयू में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देखिए, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आगे देखिए सेक्शन 2 क्लॉज आई। सेक्शन 2 क्लॉज आई क्या बोलता है? voidable contract. An agreement which is enforceable by law, at the option of one or more of party thereof, but not at the option of other is a voidable contract। देखिए, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है, voidable कॉन्ट्रैक्ट है। एक देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट है पर ये ऑप्शन है सामने वाला पार्टी का कि वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, ऑप्शन उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये बोलता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका अगर एग्जांपल का बात किया जाए तो इसका एग्जांपल है कॉन्सन, आपका कॉन्सन हो गया, इसका एग्जांपल हो गया, और इसका एग्जांपल है एंटी इन्फ्लुएंस। तो ये सब एग्जांपल है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, आगे देखते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज जे void contract, a contract which ceases to be enforceable by law become void when it ceases to be enforceable। जैसे कि मैं आपको बोला था इससे पहले ही जब हम आपको void एग्रीमेंट पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम कि void कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट बना था पर कुछ कंडीशन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, पर वो कंडीशन को वॉयलेट कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी सीसेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीसेस टू बी इन्फोर्सेबल। जैसे कि मैं आपको बताता हूं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। जैसे कि कोई भी एक पर्सन ने, जस्ट मैं एग्जांपल आपको देता हूं, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि ए बी को हमेशा एक डिफिनिट क्वांटिटी, बोल सकते हो डिफिनिट क्वांटिटी की रॉ मटेरियल मतलब भेजते रहेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल भेजते रहेगा ए बी को। ठीक है, तो और वो रॉ मटेरियल में भी कुछ स्पेसिफिकेशन था कि जो भी था इन लोगों का बीच में एग्रीमेंट था। ठीक है, और इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जो स्पेसिफिकेशन चाहिए था बी को वो ये दे नहीं पा रहा था बी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में दिया, पर बाद में क्या कर रहा था कि इस क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। ठीक है, तो बी को लगा कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, तो उसी को बोला जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी सीसेस टू बी, क्योंकि इन्फोर्सेबिलिटी नहीं रहा ना, जो कॉन्ट्रैक्ट का बोला जाता है इसेंशियल जो है कॉन्ट्रैक्ट में कि डिफिनिट होना चाहिए, जो बोला गया था सर्टेन वो बोला गया था होना चाहिए, जो भी लीगल ऑब्जेक्ट था वो होना चाहिए, पर वो आगे जाकर के वो फॉलो नहीं कर रहा था। ओके, चलिए, तो ये हो गया डेफिनेशन पार्ट। ओके, तो डेफिनेशन पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है इसका डेफिनेशन, इसके साथ साथ सेक्शन नंबर इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसका फुल कोर्स, आपका एग्जामिनेशन का फुल कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो आप फुल कोर्स परचेस कर सकते हो। आप मेरा वेबसाइट पे विजिट करिए himanshuranjanclasses.in, लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, फुल कोर्स परचेस करिए, वहां से आप अपना प्रिपरेशन को काफी बेहतर कर सकते हो। देखिए, जब आपको एक क्लास इतना बेहतर आपको लग रहा है, तो अगर आप फुल कोर्स करोगे तो उसमें आपको कितना बेहतर लगेगा आप खुद सोच लो। ठीक है, तो फुल कोर्स आर आल्सो अवेलेबल, सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन एंड आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेस अवेलेबल है, कोर्स को परचेस करिए, आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, एमसीक्यूज आर आल्सो अवेलेबल। ओके, तो आपको एमसीक्यू परचेस करना तो एमसीक्यू परचेस करिए, फुल कोर्स चाहिए तो फुल कोर्स परचेस करिए। फुल कोर्स में सब कुछ रहेगा, वीडियोस लेक्चर विद नोट्स विद एमसीक्यूज, एंड सिर्फ आपको एमसीक्यू चाहिए तो उसमें एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, चॉइस ऑफ योर्स कि आपको क्या परचेस करना है। आगे देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसका सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन 10। ओके, इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू
constitute a contract, in order to constitute a contract, there must be an agreement in the first place. Okay, an agreement in turn is composed of टू एलिमेंट ऑफर एक्सेप्टेंस होगा. ओके, ऑफर एक्सेप्टेंस होगा तभी जाकर के अग्रीमेंट, फिर जाकर के इन्फोर्सिबिलिटी होता है, तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है. 10 देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी. ऑब्वियस बात है, दो पार्टी होगा तभी जाकर के अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ भी होगा. ठीक है, एटलीस्ट टू पार्टीज, वन मेकिंग द ऑफर एंड अनदर एक्सेप्टिंग इट. ओके, द टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी डिफिनिट. ऑफर हमेशा डिफिनिट होना चाहिए एंड द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए. ठीक है, यहां पे देखिए चार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में अग्रीमेंट है. ठीक है, अग्रीमेंट किया, ऑफर बाय ऑफरर, ऑफर बाय ऑफरर, ऑफरर ऑफर दिया, ऑफरी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी. ठीक है, ऑफर मस्ट बी डिफिनिट, ऑफर मस्ट बी डिफिनिट, ऑफर इट मस्ट बी अनकंडीशनल होना चाहिए. ठीक है, ऑफर मस्ट बी डिफिनिट भी होना चाहिए. जैसे डिफिनिट का बात किया जाए तो डिफिनिट क्या है, जैसे कि जैसे देखिए ऑफरर बोला, ऑफरर बोला बी को. ठीक, मतलब ऑफरर बोला ऑफरी को कि ऑयल बेचता है. ठीक है, ऑफरर ऑयल बेचता है, तो ऑफरर ऑयल बेचता है, तो कौन सा ऑयल बेचता है, कौन सा ऑयल बेचता है, क्या सर में लगाने वाला ऑयल बेचता है, या फिर हाथ में लगाने वाला ऑयल बेचता है, या फिर जो मतलब गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, क्या बहुत तरह का ऑयल बेचता है, किस टाइप का ऑयल बेचता है, तो वो डिफिनिट होना चाहिए. ओके, तो वो पता होना चाहिए पहले से. ओके, तो ऑफर मस्ट बी डिफिनिट तो होना, पता चलना चाहिए. आगे देखिए लीगल रिलेशनशिप. ये हम लोग अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. उसके अंदर हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 10. ओके, देखिए लीगल रिलेशनशिप. द पार्टी the party must intend to create a legal relationship. The party must intend to create a legal relationship. agreement, देखिए लीगल रिलेशनशिप रहेगा तभी जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ठीक है, द पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप रहेगा तभी जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अग्रीमेंट ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर, अग्रीमेंट ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कॉन्टेम्पलेट लीगल रिलेशनशिप, सो दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. जो भी सोशल एग्रीमेंट होता है, जो भी सोशल और डोमेस्टिक नेचर का जो भी एग्रीमेंट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, हस्बैंड प्रोमिसिंग हिज वाइफ टू बाय हर ए नेकलेस, हस्बैंड प्रोमिसिंग हिज वाइफ टू बाय हर ए नेकलेस ऑन ओकेशन ऑफ हर बर्थडे इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, हस्बैंड ने प्रोमिस किया वाइफ से कि वो नेकलेस देगा. कब देगा, ऑन ओकेशन ऑफ हर बर्थडे पे देगा. ठीक है, तो अगर हस्बैंड नहीं दिया नेकलेस ऑन द ओकेशन ऑफ हर बर्थडे, इनके वाइफ जो हस्बैंड थे, इनका वाइफ का जब बर्थडे आया और हस्बैंड ने नहीं दिया नेकलेस, तो वाइफ सू नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सोशल अग्रीमेंट है. जो भी सोशल है या फिर डोमेस्टिक नेचर का जो भी अग्रीमेंट होता है ना, एक सोशल माना जाता है, तो इसका कोई मतलब लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है. ठीक है, तो किसी भी हस्बैंड वाइफ का तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ इन लोग का चलते रहता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज बोलेगा तो हर चीज पूरा कर पाएंगे. ठीक है, चलिए वो अलग चीज है. ठीक है, तो अगर पूरा नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि ये सू कर सकते हैं. ठीक है, तो यही है कि एग्रीमेंट ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर नहीं आता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा. ठीक है, जो भी सोशल और डोमेस्टिक रहेगा. आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल है, ए प्रोमिस बी. ए ने प्रोमिस किया बी को. ठीक है, ए ने प्रोमिस किया बी को. ठीक है, ए ने प्रोमिस किया बी को टू बिल्ड ए हाउस. ए प्रोमिस किया बी को, ए प्रोमिस किया बी को टू बिल्ड ए हाउस फॉर ए. ठीक है, in exchange of money is contract and therefore create legal relationship. ठीक है, a promise b,
जब ए हाउस बना देगा तो उसके बदले मनी देगा, ठीक है। देयरफॉर क्रिएट ए लीगल रिलेशंस, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन देख लीजिए क्या बोलता है। द अग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाई लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मीनिंग समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न मे बी एन एक्ट और अब्सटेंस, कुछ कुछ एक्ट करके या फिर कुछ ना करके भी कंसिडरेशन होता है, बट इट मस्ट बी रियल एंड लॉफुल, ठीक है। एग्जांपल ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन, गिविंग मनी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ओके, तो ऑब्वियस बात है लॉफुल कंसिडरेशन होगा। एक क्या है देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिंगिंग अ स्टार फ्रॉम स्काई इज नॉट रियल, ऑब्वियस बात है, हेंस कैनॉट बी कंसिडर्ड एज लॉफुल कंसिडरेशन, ओके। सो दीज आर द थिंग्स आर नॉट कमिंग अंडर द लॉफुल कंसिडरेशन, ओके। तो ए कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो हम लोग अभी इतना कवर अप कर लिए, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हम आपके लिए बनाया हूँ, ताकि आपको केयरफुली अंडरस्टैंड भी हो जाए और इजीली विजिबल हो, और बेसिक और अच्छा से आपको अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। तो इसका नोट्स भी अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट से आप नोट्स भी परचेस करिए, ठीक है। आगे देखिए, कपेबल पार्टी, द पार्टी टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कपेबल ऑफ इंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कपेबल होना चाहिए इंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ए पर्सन इज कंसिडर्ड इनकम्पिटेंट, एक पर्सन इनकम्पिटेंट कब माना जाएगा, जबकि वो मतलब कपेबल नहीं हो, कब माना जाएगा। ही इज नॉट 18 और नॉट एबव 18 ऑफ एज, ओके। ऑफ अनसॉर्नमेंट रहेगा तो वो कपेबल नहीं माना जाएगा। डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच इज सबसे सब्जेक्ट, ओके, तो वो कपेबल नहीं माना जाएगा। मतलब वो 18 साल से कम करेगा, ठीक है। नोट 18 और नोट एबव 18, ओके। हाँ, नोट 18 और नोट एबव 18 मतलब 18 साल या मतलब उससे नीचे 18 साल से कम का जो पर्सन रहेगा वो कपेबल नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जो अनसाउंड माइंड रहेगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसका अनसाउंड माइंड कभी भी नहीं कर सकता है। और डिस्क्वालिफाइड पर्सन है जो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, कोई भी लॉ के हिसाब से, कोई भी लॉ में वो डिस्क्वालिफाइड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच इज सब्जेक्ट, ओके। यहाँ पे चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में देख लिए, एग्जाम्पल ऑफ इनकम्पिटेंट पार्टी में देख लीजिए, नोट 18 और नोट एबव 18, 18 साल से कम का है तो वो बच्चा है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो उसके पास मेच्योरिटी नहीं, तो कहाँ से वो कॉन्टेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, ये है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो अनसाउंड माइंड पर्सन है वो भी कॉन्टेक्ट नहीं करता है, मतलब वो भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो नहीं कर सकता है। आगे देख लीजिए, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोई भी लॉ में किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, एज पर इंडियन अकाउंटिंग, मतलब एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड, ओके, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड के हिसाब से वो नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड 1872। देखिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ लॉफुल पर्पस देख लीजिए, सी पे fee to his lawyer for fighting his case is a lawful purpose, okay. L ask M to kill D in exchange of 50,000 is unlawful purpose, okay. So these are the things lawful और unlawful, यहाँ पे देख सकते हो, जो lawful रहेगा वही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, जो सिर्फ लॉफुल रहेगा वही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, लॉफुल ही आता है कॉन्ट्रैक्ट में। आगे देख लीजिए, फ्री कंसेंट, द कंसेंट ऑफ द पार्टी मस्ट बी फ्री, कंसेंट जो होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए एंड जेन्युइन होना चाहिए, नोट इंड्यूस्ड बाई कंसर्न, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्री माइंड से कोई भी ऑफर एक्सेप्टेंस करता है तो तभी वो माना जाएगा कि वो
ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ है तभी जाकर के वो एग्रीमेंट और जाकर के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंसेंट देखिए, ए मेड ए मेड प्रपोजल टू बी आस्किंग हिज कंसेंट इन राइटिंग विदाउट हिज प्रेशर इज फ्री कंसेंट, ठीक है। ए मेड प्रपोजल, एक मेड किया प्रपोजल टू बी आस्किंग हिज कंसेंट इन राइटिंग विदाउट एनी प्रेशर, ऑब्वियस बात है, तो ये फ्री कंसेंट माना जाएगा, ठीक है। एक प्रपोजल किया और कंसेंट था विदाउट एनी प्रेशर, पर यहाँ पे देखिए प्रेशर दे रहा है। जेड फोर्स्ड एक्स टू साइन ए प्रोमिसरी नोट, जेड फोर्स्ड कर रहा है एक्स को कि साइन करो प्रोमिसरी नोट में एट द पॉइंट ऑफ पिस्टल दिखा करके, ठीक है। तो वो फ्री कंसेंट नहीं है ना, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, आप क्या बोला था यहाँ पे, ए मेड प्रपोजल, एक एक प्रपोजल दिया बी को, आस्किंग हिज कंसेंट, उससे कंसेंट पूछा और राइटिंग विदाउट एनी प्रेशर, कंसेंट पूछा और राइटिंग में अपना कंसेंट दिया, ठीक है, बिना कोई प्रेशर का, तो वो फ्री कंसेंट है, वो कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। वैलिड एग्रीमेंट देख लीजिए यहाँ पे, द एग्रीमेंट नोट इन्फोर्स द एग्रीमेंट नोट expressly declared void or illegal by law. The agreement not expressly declared void or illegal by law. The terms of agreement must be certain and capable of performance. Okay, valid agreement होना चाहिए। जैसे डी agree to sell, डी agree to sell, सी agreement, okay, डी एग्री टू सेल, डी एग्री किया टू सेल सी गारमेंट, गारमेंट, ठीक है। द टाइप क्वालिटी वैल्यू आर नॉट डिस्कस, डी एग्री किया था कि सेल करेगा सी गारमेंट और उसका टाइप क्वालिटी वैल्यू आर नॉट डिस्कस, द एग्रीमेंट कैनॉट बी इन्फोर्स एज द टर्म्स आर अनसर्टेन, अनसर्टेन था कि उसका क्वालिटी क्या था, उसका क्वालिटी क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, मतलब ये सब टाइप्स क्या है, ठीक है। तो डी खाली एग्री किया था कि डी एग्री टू सेल सी गारमेंट, ठीक है, और फिर द टाइप क्वालिटी वैल्यू आर नॉट डिस्कस, ये सब डिस्कस नहीं किया था। द एग्रीमेंट कैनॉट बी इन्फोर्स एज द टर्म्स आर अनसर्टेन, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक और एग्जांपल है, ए प्रोमिसेस बी टू ब्रिंग रेनफॉल थ्रू मैजिक, ओके, मैजिक से रेनफॉल आ देगा, सच एग्रीमेंट कैनॉट बी इन्फोर्स्ड, ओके। तो भी ऐसी बात है, ये सब फालतूगिरी नहीं होता है, सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आई होप सो कि आज का क्लास आपको काफी बेहतर लगा होगा। आगे का जो भी है आपको हम आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ओके। तो और आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए, ओके। और आपका एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए, himanshuranjanclasses.in, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। वेबसाइट पे जाइए, कोर्स परचेस करिए, बेहतर प्रिपरेशन करिए, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना प्रिपरेशन को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।